नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। पहले इसका नाम ज्ञानधारा था, अब मैंने बदल करके हिंदी शिक्षा कर दिया है, क्योंकि ज्ञानधारा नाम से कई चैनल थे और मैंने हिंदी से ही इसकी शुरुआत की थी, तो इसलिए मुझे हिंदी शिक्षा बेटर लगा, तो मैंने हिंदी शिक्षा इसका नाम कर दिया है। अब आपको सर्च करना हो तो हिंदी शिक्षा ही करें और सारी वीडियो हिंदी शिक्षा पर देखें। मैंने आगामी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए हिंदी एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है। इसमें मैं शिक्षण अभिरुचि के चैप्टर और हिंदी व्याकरण एवं साहित्य कराती हूँ। अब हमारा हिंदी साहित्य से मैं पहला चैप्टर शुरू करूँगी, हिंदी भाषा व भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, कहाँ से इसका उद्भव हुआ और कैसे इसका विकास हुआ, ये मैं एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाऊँगी। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो कहाँ से इसका हुआ विकास? भारत में प्रमुख रूप से जो हमारा देश है उसमें प्रमुख रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं। एक थी आर्य परिवार की भाषा और दूसरी है द्रविड़ परिवार की भाषा। तो उत्तर भारत में जितने भी भाषाएं हैं वो आर्य परिवार से आती हैं, इनको कहा जाता है आर्य परिवार की भाषाएं, उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं। और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनको कहा जाता है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन थी और जिस भाषा में संस्कृत में जो सबसे प्राचीन जो आर्य भाषा थी संस्कृत, उसमें जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखा गया वो ऋग्वेद था। इसी की उत्तराधिकारिणी, अब इस संस्कृत की उत्तराधिकारिणी बन गई है हिंदी। तो भारतीय आर्य भाषाओं को मोटे तौर पर कहा जाए तो इसको कहा जाता है, वैसे इसके कालखंडों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, लेकिन शुरुआत भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को हम भारत प्लस यूरोपीय परिवार की भाषा भी कहते हैं। इसको भारत प्लस यूरोपीय मिलकर के बना भारोपीय इसको कहते हैं। तो भाषा परिवार के आधार पर अब हिंदी को हम क्या कहते हैं? भारोपीय परिवार की भाषा। भारोपीय को ही भारतीय आर्य भाषा काल, जो भारतीय प्लस यूरोपीय जो भाषा परिवार, इसी को आर्य भाषा काल भी कहा जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनको आर्य भाषा से आर्य परिवार की, और दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनको द्रविड़ परिवार की भाषा कहा जाता है। तो उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन थी और संस्कृत में जो सबसे प्राचीन वेद लिखा गया वो ऋग्वेद था, और इस संस्कृत की अब नई उत्तराधिकारिणी हो गई है हिंदी। अब दक्षिण, ये तो मैंने आपको बता दिया, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं। अब भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। 3 कालखंड इसके बताए गए हैं। तो पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा था मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी सन तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल था 1000 ईस्वी से, जो अब तक चला आ रहा है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, नहीं तो आप एक पेन और कॉपी लें और इसको नोट करते जाएं। तो कई बारी जो ये पूछा जाता है इसके सन कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा था, आधुनिक आर्य भाषा काल कितने से कितने तक माना जाता है, तो ये जरूर क्वेश्चनों में पूछा जाता है। अधिकतम जो पेपर होते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं तो उसमें पूछा जाता है, तो इसको नोट करते जाएं। तो पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा काल था, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत इस समय 2 भाषाएं थी। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था, इस काल में 2 भाषाएं चली थी, तो संस्कृत ही, लेकिन संस्कृत के भी 2 कालखंड चले। पहला था वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत में आपके 4 वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, जो वैदिक संस्कृत थी। दूसरा था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जो मुख्य जो रचनाएं थी वो थी रामायण और महाभारत।
महाभारत। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखे गए कौन से, वैदिक या लौकिक? तो आपको लौकिक कहना है। रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में, चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ और युग में सब लिखे गए आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ था जो वैदिक संस्कृति का ऋग्वेद था। अब अगला दूसरा था मध्य कालीन आर्य भाषा काल। ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी सन तक, 1000 ईस्वी तक। इस काल में 3 भाषाएं आपकी पनपी। इस काल में 3 भाषाओं का विकास हुआ। पहली थी पाली, दूसरी थी प्राकृत और तीसरी थी अपभ्रंश। पाली भाषा शुरू हुई आपको 500 ईस्वी के आसपास, इसको मानते हैं 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक इसको माना जाता है। पाली भाषा मुख्यतः महात्मा बुद्ध की भाषा थी और बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म के जितने भी महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए वो पाली भाषा में थे। और पाली भाषा को मागधी भी कहा जाता है। मागधी भी इसी को कहते हैं, जो मागधी अर्ध मागधी, अब आगे जो भाषा का विकास आएगा उसमें पढ़ाएंगे। तो जो पाली भाषा थी इसी को मागधी भाषा कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में हैं। और जो पिटक ग्रंथ, त्रिपिटक, जो पाली भाषा के जो ग्रंथ लिखे गए उसमें त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसको बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है। ये सारे पाली भाषा में लिखे गए। और ये क्वेश्चन कितनी, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, समूहों की परीक्षाएं होती हैं, चाहे प्रवक्ता लेवल की हो, चाहे एलटी की हो, टीजीटी, पीजीटी या अन्य जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो बहुत सारे पेपरों में मैंने ये क्वेश्चन देखा कि बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसा कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे संबंधित। तो याद रखना कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और जैन जो धर्म हुआ, जैन मुनि जो हुए, उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत को अब आगे पढ़ाएंगे। अब अगली थी प्राकृत। पाली तो होगी क्लियर। अब अगली थी प्राकृत। प्राकृत भाषा का समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसको मध्यकाल में प्राकृत भाषा का क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा थी। उस टाइम वो मध्यकाल के समय में ये क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा थी। और जैन साहित्य और जितने भी जैन महावीर स्वामी, जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं, इनकी भाषा प्राकृत थी। और जैन साहित्य जितने भी लिखे गए या महावीर स्वामी के जितने भी समस्त उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के पाली भाषा में और जैन धर्म के प्राकृत भाषा में लिखे गए। अब प्राकृत भाषा के 5 भेद इन्होंने बताए हैं यहाँ पे कि 5 भेद हुए हैं इसके। पहला है शौरसानी प्राकृत। शौरसानी प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत भी अलग अलग प्रकार की थी। तो पहले थी शौरसानी प्राकृत, ये मथुरा, सूरसेन और मध्य प्रदेश में बोली जाती थी। दूसरी थी पेशाची प्राकृत, ये उत्तर पश्चिम कश्मीर में। महाराष्ट्रीय प्राकृत जो महाराष्ट्र में होगी। अर्धमागधी प्राकृत थी मगध व मथुरा के आसपास। और मागधी प्राकृत थी मगध के आसपास। मागधी प्राकृत यानी आप यहाँ मिलाकर चलो पाली और प्राकृत जो मिक्स थी। अब हमने पाली को मागधी कहा ना, तो पाली और प्राकृत जो मिक्स थी, तो मागधी प्राकृत थी वो मगध के आसपास बोली जाती थी मध्यकाल में। अब अगला था अपभ्रंश। तीसरी थी इसमें अपभ्रंश जो मध्यकाल में थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश थी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। वैसे 1000 तो दिया गया है, वैसे अपभ्रंश में ज़्यादातर साहित्य रचनाएं 1200 ईस्वी के आसपास तक मानी जाती हैं। 1200 ईस्वी तक अपभ्रंश में ही रचनाएं हुई और 1200 के बाद आपकी हिंदी भाषा में रचनाएं शुभारंभ हुई। ये हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस भाषा को अवट, अपभ्रंश को अवट भी कहा जाता है। अवहट या देश भाषा भी इसको कहा जाता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसका मुख्य अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। उसका बिगड़ा हुआ रूप है ये, एक प्रकार से समझ लो आप, ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत से भाषा पाली में आई और पाली से प्राकृत में आई और प्राकृत से लेकर अपभ्रंश में आ गई। जब कोई भाषा दैनिक बोलचाल में आती है, मतलब रूटीन एक बोलचाल में आती है, वो धीरे धीरे उसका रूप बिगड़ जाता है
है और वो फिर वही उसी में साहित्य रचनाएँ होने लगती है और वही एक भाषा का रूप ले लेती है। जो देसी बोली होती है फिर वो भाषा साहित्य में आ जाती है और वही एक साहित्य का रूप ले लेती है। वैसे ही अब संस्कृत का भी हुआ। तो अब ये आ गई कहाँ तक, अपभ्रंश में। जब भाषा सुसंस्कृत न रह करके, ये मैंने आपको पहले बता दिया, बोलचाल में आ जाती है तो वो बिगड़ जाती है और तब वो अपभ्रंश, तब इसको अपभ्रंश कहते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, इसी आधुनिक जो आर्य भाषाएं थी, आर्य भाषाएं मैंने अभी आपको बता दिया, उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं जो उनका विकास अपभ्रंश से ही माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का विकास किससे हुआ, तो पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो आपने अगर अपभ्रंश ऑप्शन में दिया होगा तो आपने इन तीनों को अलग कर देना है और अपभ्रंश ही लिखना है। और मूल तो अगर पूछा जाएगा कि हिंदी मूल तो कहाँ से निकली, तो फिर संस्कृत से, फिर तो संस्कृत से, लेकिन इसका विकास कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ये आपने आंसर में देख लेना है। हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1200 ईस्वी तक हुआ। साहित्य में कई रचनाएं 1200 के आसपास भी जो अपभ्रंश से मिलती हैं। अब अगला था उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्र मिले, क्योंकि अपभ्रंश में ज़्यादातर रचनाएं उत्तर भारत में हुई। तो 7 क्षेत्र कौन कौन से मिले, पहला था शौरसानी अपभ्रंश, जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, जो पश्चिमी हिंदी थी और राजस्थानी भाषा है और गुजराती भाषा है, इसका विकास हुआ शौरसानी अपभ्रंश से। और ऐसे पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ, शौरसानी, पेशाजी, बाचड़, खस। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किससे हुआ, शौरसानी से। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब आगे हिंदी का जब विकास पढ़ाएंगे तो उस टाइम पश्चिमी हिंदी आप ध्यान रखना। तो ये शौरसानी अपभ्रंश से आई है, तो ये उसमें उस टाइम आपको बताएंगे। दूसरा था जो पंजाबी और लहंदा, जो पंजाबी भाषा है, लहंदा भी इसी का है, तो ये थी पेशाजी से। अगला था सिंधी जो भाषा थी, ये बाचड़ से। पहाड़ी भाषा थी, ये खस से। मराठी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी थी, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से। और बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया थी, ये मागधी अपभ्रंश थी। मागधी अपभ्रंश यानी पाली का ही अपभ्रंश हुआ और उसी से थी ये बिहारी, उड़िया, बंगला, इसमें कुछ न कुछ रूप पाली भाषा का मिलता है। अब अगला था भाषाओं का क्रमिक विकास। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से याद रखना है किस प्रकार से हुआ इसका विकास, क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ भाषाओं का। तो ये देख लो आप। तो क्रमिक रूप से भाषाओं का विकास, पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर संस्कृत से संस्कृत में आई, वैदिक संस्कृत से, फिर संस्कृत से पाली में आई, पाली में प्राकृत में गई और प्राकृत से अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी में, और प्राचीन हिंदी से अब आई आधुनिक हिंदी में। मूल तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी, मूल तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन अब इसकी अगर पूछा जाए कि हिंदी का विकास किससे हुआ, तो अपभ्रंश से माना जाता है। उत्पत्ति संस्कृत से हुई और विकास अपभ्रंश से हुआ, इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हिंदी की मूल तो उत्पत्ति मैंने आपको बता दिया, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। मूल तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की प्रवृत्ति सदैव कठिनता से सरलता की ओर रही है। पहले कठिन, जैसे संस्कृत से पहले बोलचाल में धीरे धीरे लोगों को जो सरल सरल शब्द लगे तो उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ करके भाषा को बदल दिया। फिर वो पाली में आए, फिर उसमें से भी जो थोड़ा उनको तोड़ मरोड़ करके प्राकृत में आए, फिर अब भ्रंश में आए, और अब हिंदी में संस्कृत के कहाँ शब्द कहाँ पहुँचे, तो वो हैं तो संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन उनको हमने ऐसे रोज़ बोलचाल में अपनी भाषा में एक देसी भाषा में बदल दिया, और अब वो क्या हो गई, एक भाषा का रूप उसने ले लिया। अब साहित्य रचनाएं उसमें होने लगी तो वो भाषा का रूप उसने ले लिया। अब प्रमुख है, अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार थे स्वयंभू थे, जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो परम चरयु इनकी रचना थी, तो उसको राम काव्य, वो एक राम काव्य था। तो जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो स्वयंभू ने परमचरु अपभ्रंश में लिखा, तो इसलिए इसको भी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरा था
का भविष्य कहा, पुष्यदन का महापुराण और जसहरचर्यु, सरप्पा कणप्पा का चार्यापर्या, दोहा कोसी, ये अपभ्रंश के प्रमुख कवि थे। अपभ्रंश के तो कई कवि हुए हैं लेकिन प्रमुख रूप से ये थे। अब मैं हिंदी का क्रमिक विकास आपको इस प्रकार से आप याद कर लें इसको, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। पहले वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत से संस्कृत, फिर पाली में आई, प्राकृत में आई, अपभ्रंश में आई, अवट में आई, और प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति आपकी हुई है अपभ्रंश से। अब अगला था संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक थी या वियोगात्मक थी, या अकेले भी पूछा जा सकता है कि पाली भाषा संयोगात्मक थी कि वियोगात्मक। तो कहा जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषा थी, और जबकि अपभ्रंश एक वियोगात्मक भाषा थी। और अपभ्रंश में 8 स्वर थे उस टाइम। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। केवल ओ, आ, ई, उ और ए, आई, री, ओ, औ, अंग, ह नहीं थे। ये केवल 8 स्वरों का ही उस टाइम प्रयोग होता था। अगला था अवट के प्रमुख रचनाकार थे। अवट, अपभ्रंश उसी को मैंने बताया कि अवट भी बोलते थे, अवहट भी बोलते थे, और अपभ्रंश भी उसी को बोलते थे। तो इसके प्रमुख रचनाकार थे, इनको याद रख देना। अब्दुल रहमान संदेश रासक, जिसको अदलमान भी कहते हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने दी होगी प्रतियोगी परीक्षाएं दी होंगी उनको पता होगा। जिन्होंने पहली बार दी है तो वो इन सबको अच्छे से याद कर लेना। दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, ज़्यादातर पूछा जाता है विद्यापति की कीर्तिलता, विद्यापति कीर्तिलता, रोड कवि राहुल बेद। शौरसानी अपभ्रंश उस काल की साहित्यिक भाषा थी। शौरसानी अपभ्रंश उस काल की साहित्यिक भाषा थी। मूल तो एक ये पूछा जाता है ज़्यादातर, एक विद्यापति की कीर्तिलता और एक स्वयंभू की परमचरु राम कथा पूछी जाती है, और पुष्यदन का महापुराण जो महाभारत पर आधारित है। अगला है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो सरहप्पा, इसको सरहपाद भी कहते हैं, इसकी मुक्तक रचनाएं थी। देवसेन का श्रवकाचार, स्वयंभू का पवनचर्यु, रामकथा मैंने अभी आपको बता दिया। परमचर्यु भी कहीं लिखते हैं, कहीं पवनचर्यु भी लिख रहे हैं, तो अब ये भी था। तो पुष्यदंत का महापुराण जो महाभारत पर आधारित है, और जसहरचर्यु, धनपाल का भविष्य कहा, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जिन्नदत्त सूर्य उपदेश रसायन रास, जो हिंदू कवि परमात्मा प्रकाश, राम सिंह पहाड़ों दोहा, हेमचंद का शब्दानुशासन, और विद्यापति की कीर्तिलता। कीर्तिपता का ज़्यादातर विद्यापति ही पूछे जाते हैं, और एक पुष्यदंत और स्वयंभू को आप अच्छे से याद कर लेना, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी या कोई कमी रह गई है तो कमेंट ज़रूर करना, अच्छी लगी तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको डालती रहती हूँ, तो उसको भी देख लेना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, इससे आगे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।